एक समय था जब मैं उसे चाहते ही पा सकता था, पर अब अपना सब कुछ न्योछावर करके भी नहीं, या फिर हाँ, उस पे मेरा ज़्यादा हक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी कहानी एक रात्रि या एक रात। मैं सुरबाला के साथ एक ही पाठशाला जाता था और हम साथ में घर घर खेलते थे। जब मैं उनके घर जाता तो सुरबाला की माँ मेरा बहुत लाड प्यार करती थी और हम दोनों को साथ देखकर अक्सर कहती थी, आहा, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। मैं छोटा था, लेकिन उनकी बात का मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ आता था। मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि बाकी लोगों की तुलना में मेरा सुरबाला पे ज़्यादा अधिकार है। इसी अधिकार के नशे में चूर होकर मैं उस पर हुक्म चलाता और उसे तंग भी करता था। वह भी बहुत धैर्य के साथ मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी और मेरी दी हुई सज़ा झेलती थी। मोहल्ले में उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ होती थी, लेकिन मुझ नादान बालक की आंखों में उस सुंदरता की कोई कद्र नहीं थी। मैं बस यही जानता था कि सुरबाला का जन्म केवल मेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए हुआ है, इसलिए वह मेरे अनादर की पात्र थी। मेरे पिता जमींदार के नायब थे। उनकी इच्छा थी कि जैसे ही मैं काम काज के लायक हो जाऊं, मुझे जमींदारी के दफ्तर में काम सिखाकर कहीं मुंशी या कारिंदा लगवा देंगे। लेकिन मैं मन ही मन इसके खिलाफ था। हमारे मोहल्ले के नील रतन की तरह जो कोलकाता भागकर और पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर साहब का नाजिर बन गया था, मेरे जीवन का लक्ष्य भी वैसा ही ऊंचा था। मैंने सोच रखा था, अगर मैं कलेक्टर का नाजिर ना भी बन सका तो कम से कम अदालत का हेड क्लर्क तो बनूंगा ही। मैंने हमेशा देखा था मेरे पिता अदालत के उन कर्मचारियों का बहुत सम्मान करते थे। बचपन से ही मुझे पता था कि अलग अलग मौकों पर मछली, सब्जियां या पैसे देकर उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती थी। इसलिए अदालत के छोटे कर्मचारियों, यहाँ तक कि चपरासियों को भी मैंने अपने दिल में बहुत ऊंचा स्थान दे रखा था। वे हमारे बंगाल के पूजनीय देवता थे। सांसारिक सफलता के लिए पहले जो लोग गणेश जी को चढ़ावा चढ़ाते थे, आजकल वैसे ही चढ़ावा अदालत के कर्मचारियों को भी मिलता है। मैं भी नील रतन के उदाहरण से प्रेरित होकर एक बार मौका पाकर कोलकाता भाग गया। पहले मैं गांव में ही एक जान पहचान वाले के घर पर रहा। फिर बाद में पिताजी से भी पढ़ाई के लिए कुछ मदद मिलने लगी। मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चलने लगी। इसके अलावा मैं सभा समितियों में भी हिस्सा लेने लगा। मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि देश के लिए जान देना बहुत जरूरी है, लेकिन यह काम कैसे किया जाए ये मुझे पता नहीं था और ना ही कोई इसका रास्ता दिखाता था। फिर भी मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हम गांव के लड़के थे। कोलकाता के चालाक लड़कों की तरह हर चीज का मजाक उड़ाना हमने नहीं सीखा था, इसलिए हमारी निष्ठा बहुत ही पक्की थी। हमारी सभा के नेता भाषण देते थे और हम चंदे की किताब लेकर बिना खाए पिए तपती दोपहर में घर घर चंदा मांगते फिरते थे। सड़क किनारे खड़े होकर पर्चे बांटते, सभा की जगह पर बेंच और कुर्सियां सजाते और अगर कोई हमारे नेता के खिलाफ एक भी शब्द कहता तो हम लड़ने को तैयार हो जाते। शहर के लड़के इन लक्षणों को देखकर हमें गंवार या देहाती कहते थे। मैं आया तो था नाजिर या क्लर्क बनने, लेकिन अब मैं मैजिनी या गैरीबाल्डी बनने का सपना देखने लगा। दोस्तों, मैजिनी और गैरीबाल्डी यूरोप के महान क्रांतिकारी थे। ठीक इसी समय मेरे पिता और सुरबाला के पिता ने मिलकर सुरबाला के साथ मेरी शादी तय करने की कोशिश शुरू की। जब मैं 15 साल की उम्र में कोलकाता भाग आया था, तब सुरबाला 8 साल की थी। अब मैं 18 का हूँ। पिताजी के अनुसार मेरी शादी की उम्र निकली जा रही थी, लेकिन इधर मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि आजीवन अविवाहित रहकर देश के लिए मरूंगा। मैंने पिताजी से कह दिया कि पढ़ाई पूरी किए बिना मैं शादी नहीं करूंगा। 2-4 महीनों के भीतर ही खबर मिली कि वकील रामलोचन बाबू के साथ सुरबाला की शादी हो गई। मैं उस समय पतित भारत के लिए चंदा इकट्ठा करने के काम में इतना व्यस्त था कि मुझे यह खबर बहुत मामूली लगी। मैंने एंट्रेंस पास कर लिया था और फर्स्ट आर्ट्स की तैयारी कर रहा था। तभी पिताजी का देहांत हो गया। संसार में मैं अकेला नहीं था, माँ और 2 बहनें भी थी, इसलिए कॉलेज छोड़कर काम की तलाशी करनी पड़ी। बहुत कोशिशों के बाद नोआखली विभाग के एक छोटे से शहर के स्कूल में सेकंड मास्टर की नौकरी मिल गई। मुझे लगा मुझे अपने लायक काम मिल गया है। उपदेश और प्रेरणा देकर एक एक छात्र को भविष्य के भारत का एक एक सेनापति बनाऊंगा। मैंने अपना काम शुरू कर दिया, पर देखा कि भविष्य के भारत से ज्यादा आने वाली परीक्षा की
की जल्दी और दबाव था। अगर छात्रों को व्याकरण या अलजेब्रा के अलावा कोई भी बात बताता तो हेडमास्टर साहब नाराज हो जाते। 2 महीनों के भीतर ही मेरा उत्साह ठंडा हो गया। हमारे जैसे बिना किसी विशेष प्रतिभा वाले लोग घर बैठकर तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, पर अंत में जब असल कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो कंधे पर हल धोते हुए, पीछे से मार खाते हुए, छुप छुप कर रोज अपना काम करने में ही संतुष्ट रहते हैं। फिर न कोई उछल कूद बचती है, न ही उत्साह। स्कूल में आग लगने के डर से एक मास्टर स्कूल के कमरे में ही रहता था। मैं अकेला इंसान था, इसलिए यह जिम्मेदारी मुझ पर ही आई। स्कूल के बरामदे से सटे एक छोटे से कमरे में मैं रहता था। स्कूल बस्ती से थोड़ा दूर एक बड़े तालाब के किनारे था। चारों तरफ सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ थे। स्कूल की इमारत से बिल्कुल सटे 2 पुराने नीम के पेड़ अपनी छाया फैलाए रहते थे। एक बात मैंने अभी तक नहीं बताई, क्योंकि तब वह बताने लायक नहीं लगी थी। यहाँ के सरकारी वकील रामलोचन राय का घर हमारे स्कूल से थोड़ी ही दूर था। मुझे यह पता था कि उनके साथ उनकी पत्नी, मेरी बचपन की सहेली सुरबाला भी वहीं रह रही है। रामलोचन बाबू से मेरी जान पहचान हो गई। उन्हें पता था या नहीं कि सुरबाला को मैं बचपन से जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैंने भी इस बारे में बात करना जरूरी नहीं समझा। और सुरबाला कभी मेरे जीवन से किसी तरह जुड़ी थी, यह बात भी मुझे ठीक से याद नहीं आई। एक दिन छुट्टी के दिन मैं रामलोचन बाबू से मिलने उनके घर गया। याद नहीं किस विषय पर बात हो रही थी, शायद भारत की वर्तमान दुर्दशा पर। वे इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित या दुखी थे, ऐसा तो नहीं था, पर विषय ऐसा था कि हुक्का पीते हुए इस पर घंटों मज़े से शौकिया दुख जताया जा सकता था। तभी पास के कमरे से चूड़ियों की बहुत हल्की सी खनक, कपड़ों की सरसराहट और पैरों की आहट सुनाई दी। मैं साफ समझ गया कि खिड़की के दरार से कोई उत्सुक आंखें मुझे देख रही है। तुरंत वे 2 आंखें मुझे याद आई, विश्वास, सादगी और बचपन के प्यार से लबालब 2 बड़ी बड़ी आंखें, काली पुतलियाँ, घनी पलकें, स्थिर सौम्य दृष्टि। अचानक लगा कि किसी ने मेरे दिल को एक मजबूत मुट्ठी में भींच लिया हो और भीतर से एक टीस भरा दर्द होने लगा। मैं घर तो वापस आ गया, लेकिन वह दर्द बना रहा। कुछ भी लिखता पढ़ता, पर मन का बोझ कम नहीं होता था। अचानक मन एक भारी वजन की तरह मेरी छाती की नसों पर बोझ डालने लगा। शाम को जब मैं थोड़ा शांत होकर सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो मन के अंदर से आवाज़ आई, तुम्हारी सुरबाला कहाँ गई? मैंने जवाब दिया, मैंने तो उसे खुद अपनी मर्जी से छोड़ा था। क्या वह हमेशा मेरे लिए बैठी रहती? मन के भीतर से किसी ने कहा, जिसे तुम बस चाहने भर से पा सकते थे, आज सिर पटक के मर जाने पर भी उसे एक बार देखने का अधिकार तक नहीं मिलेगा। वह बचपन की सुरबाला भले ही तुम्हारे कितने भी पास रहे, तुम उसकी चूड़ियों की खनक सुन सको, उसके बालों में लगाए तेल की खुशबू महसूस कर सको, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच हमेशा एक दीवार खड़ी रहेगी। मैंने कहा, तो रहने दो, सुरबाला मेरी लगती ही कौन है? मन का जवाब आया, सुरबाला आज तुम्हारी कोई नहीं है, लेकिन वह तुम्हारी क्या क्या नहीं हो सकती थी। यह बात सच थी। वह मेरी सबसे करीबी, मेरे जीवन के हर सुख दुख की साथी हो सकती थी, पर आज वो इतनी दूर और इतनी पराई है कि उसे देखना मना है, उससे बात करना दोष है, उसके बारे में सोचना पाप। और एक रामलोचन जिसका कहीं नाम और निशान नहीं था, वो अचानक आया और शादी के कुछ मंत्र पढ़कर पल भर में उसे दुनिया के बाकी सब लोगों से छीन ले गया। मैं समाज में कोई नई नीति फैलाने या समाज को तोड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपने मन की असली भावना बता रहा हूँ। रामलोचन के घर की दीवारों के पीछे रहने वाली वह सुरबाला रामलोचन से कहीं ज़्यादा मेरी थी। यह बात मैं अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। मैं मानता हूँ कि ऐसा सोचना गलत और अनुचित है, लेकिन यह अस्वाभाविक नहीं है। अब किसी काम में मन नहीं लगता। दोपहर में जब छात्र क्लास में गुनगुनाते और बाहर गर्मी की हवा नीम के फूलों की खुशबू लाती, तब ना जाने क्या इच्छा होती। बस इतना कह सकता हूँ कि भारत के भविष्य यानी इन छात्रों के व्याकरण की गलतियाँ सुधारते हुए जीवन बिताने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं होती थी। स्कूल की छुट्टी के बाद उस बड़े कमरे में अकेले मन नहीं लगता था।
किसी से मिलना भी असह्य लगता था। शाम को तालाब के किनारे नारियल के पेड़ों की सरसराहट सुनते हुए मैं सोचता, यह मानव समाज भ्रम का एक जाल है। सही समय पर सही काम किसी को याद नहीं आता और बाद में गलत समय में गलत इच्छाएं लेकर इंसान को तड़पाता रहता है। मुझ जैसा आदमी सुरबाला का पति बनकर बुढ़ापे तक सुखी रह सकता था, लेकिन मुझे तो गैरीबाल्डी बनना था और आखिर में बना एक गांव के स्कूल का सेकंड मास्टर, और वह रामलोचन वकील जिसे सुरबाला की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। वह बिना सोचे समझे शादी करके सरकारी वकील बना मज़े से पैसे कमा रहा है। जिस दिन दूध में धुएं की महक आती है वह सुरबाला को डांटता है और जिस दिन खुश होता है उसके लिए गहने बनवाता है। वह बिल्कुल संतुष्ट है और कभी मेरी तरह तारों को देखकर आहें नहीं भरता। रामलोचन किसी बड़े केस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जैसे मैं स्कूल के कमरे में अकेला था, उस दिन सुरबाला भी अपने घर में अकेली थी। याद है, सोमवार का दिन था। सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे। 10 बजे रिमझिम बारिश शुरू हुई। मौसम देखकर हेडमास्टर साहब ने जल्दी छुट्टी दे दी। अगले दिन शाम को मूसलाधार बारिश और तूफान शुरू हो गया। जैसे जैसे रात बढ़ी, तूफान का वेग बढ़ता रहा। उस रात सोने की कोशिश करना बेकार था। मुझे याद आया कि इस आपदा में सुरबाला घर में अकेली है। हमारा स्कूल का कमरा उनके घर से ज़्यादा मजबूत था। कई बार मन में आया उसे स्कूल में बुला लूं और मैं खुद तालाब के किनारे रात बिता दूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। रात के करीब 1-1:30 बजे अचानक बाढ़ आने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे समुद्र उमड़ कर आ रहा हो। मैं घर छोड़कर बाहर निकला और सुरबाला के घर की ओर भागा। रास्ते में तालाब की मेड़ पड़ती थी। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पानी मेरे घुटनों तक आ गया। जब मैं मेड़ के ऊंची हिस्से पर खड़ा हुआ तब पानी की एक और बड़ी लहर आई। हमारे तालाब की मेड़ का एक हिस्सा करीब 10-11 हाथ ऊंचा था। जब मैं उस मेड़ पर चढ़ा तो दूसरी तरफ एक और इंसान भी वहाँ चढ़ा। वह कौन थी, यह मेरी पूरी अंतरात्मा मेरे सिर से पैर तक समझ गई, और इसमें कोई शक नहीं था कि उसने भी मुझे पहचान लिया था। बाकी सब कुछ जलमग्न हो चुका था। बस 5-6 हाथ के छोटे से द्वीप पर हम दोनों प्राणी खड़े हो गए। वह प्रलय का समय था। आकाश में तारों की रोशनी नहीं थी और दुनिया के सारे दिए बुझ चुके थे। तब अगर कोई बात कह भी देते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला गया। किसी ने किसी से हाल चाल तक नहीं पूछा। बस हम दोनों अंधेरे की ओर देखते रहे। हमारे पैरों के नीचे गहरा काला उन्मत्त मौत का सैलाब गुजरता हुआ बह रहा था। आज पूरी दुनिया को छोड़ सुरबाला मेरे पास आकर खड़ी हुई है। आज मेरे अलावा सुरबाला का कोई नहीं है। ना जाने बचपन की वह सुरबाला किस पुनर्जन्म, किस पुराने रहस्यमयी अंधेरे से बहकर इन सूरज चांद और लोगों से भरी दुनिया में मेरे पास आई थी, और आज कितने दिनों बाद उस रोशनी और उन लोगों से भरी दुनिया को छोड़कर इस भयानक सुनसान प्रलय के अंधेरे में सुरबाला अकेले मेरे पास आ पहुंची है। जीवन की धारा ने उस नन्ही कली को मेरे पास ला पटका था, और आज मौत की धारा ने उस खिले हुए फूल को मेरे पास ला दिया है। अब बस एक और लहर आए और हम इस दुनिया के इस आखिरी छोर से, जुदाई की इस बंधन से टूटकर एक हो जाए। वह लहर ना आए। पति, बच्चे, घर और सुख संपत्ति के साथ सुरबाला हमेशा खुश रहे। मैंने इस एक रात में महाप्रलय के किनारे खड़े होकर उस अनंत आनंद का स्वाद चख लिया है। रात खत्म होने को आई। तूफान थम गया, पानी उतर गया। सुरबाला बिना कुछ कहे अपने घर चली गई और मैं भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गया। मैंने सोचा, ना तो मैं नाजिर बना, ना क्लर्क और ना ही गैरीबाल्डी। मैं बस एक टूटे से स्कूल का सेकंड मास्टर हूँ। मेरे पूरे जीवन में बस कुछ पलों के लिए एक अनंत रात्रि का उदय हुआ था। मेरे जीवन के तमाम दिन रातों के बीच वही एक रात मेरी इस तुच्छ जिंदगी का एकमात्र और सबसे बड़ी सार्थकता है।
दोस्तों, हम हर मंगलवार लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, जिसे हम कहते हैं ट्यूसडे ब्रीज, और हर शुक्रवार लाते हैं डर और रहस्य से भरी कहानियाँ, जिसे हम कहते हैं फ्राइडे चिल्स। इन सभी कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।